हेलो। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिजल्ट हटा दो, बच्चों को पता है। बच्चों को तो अपने रिजल्ट चाहिए अब। कमेंट दिखा दो। सो फाइनली आज कॉलेज आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का बैच है स्टार्ट। मजा आ गया। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम जिस बैच के लिए आज यहाँ पर आए हैं वो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर। और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, नॉर्मली आप सभी नेट क्वालिफाइड हैं और जो एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी है उसमें नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। लास्ट टाइम तो क्या हुआ था कि जिस दिन इंटरव्यू हुआ था उस समय आपको सर्टिफिकेट दिखाना था, और होपफुली इस बार भी वैसा ही हो। तो कंपटीशन जो है ऑब्वियसली 2015 में इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था। इससे जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 2015 की वैकेंसी थी। उस समय से आज के टाइम में 5 साल हो गए हैं और सारे के सारे नेट क्वालिफाइड इसमें आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं। और नेट क्वालिफाइड मतलब अपने आप में जो बच्चे उस भीड़ में से अलग हुए हैं, मतलब जिनको लगता है या जो है कुछ जो बाकियों से शायद बेटर हैं या उनका लक भी साथ में, मतलब नॉर्मली तो अपनी नॉलेज के दम पे ही उनका क्लियर हुआ होगा। बट वो बंद तो नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहा है आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो, आ रही है मेरी आवाज तो? यस, सभी कह रहे हैं आ रही है आवाज। आवाज आ रही है, सभी बता रहे हैं आवाज आ रही है ना। सबको एक बार बता दें। अब एक दो स्टूडेंट लिख के बता दें ताकि कंफर्म हो जाए कि आवाज आ रही है। आ रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आरती। सो देखिए, तो एक तो ये बात है कि जब आप इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने वाले हैं तो बिल्कुल भी ये सोच के ना करें कि मेरा तो नेट क्वालिफाई है, मैं तो बाकियों से शायद बेटर ही रहूंगा और मैं बड़े आराम से कर लूंगा। यहाँ पर इस बार और लास्ट टाइम की जो कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 157.5 गई थी आई थिंक, बट लास्ट टाइम सीट्स भी कम थी। ओबीसी की गई थी 104। बट इस बार जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में मैक्सिमम 5 नंबर से 7 नंबर का फर्क ही रहेगा मैक्सिमम। और ये कट ऑफ बढ़ेगी भी क्योंकि 2015 से आज के बीच में एक तो सेट का एग्जाम हो गया है। सेट जो नेट क्वालिफाई कई नहीं होते वो सेट भी हो जाते हैं। और 10 बार किसका एग्जाम हो गया है? नेट का एग्जाम हो गया है। तो मान के चलो कि तकरीबन 500 से 700 लोग तो नए आ गए होंगे और कई लोग जो उस समय नहीं क्लियर हुए होंगे बट उन्होंने एग्जाम तो दिया ही होगा। उस समय एग्जाम जिन्होंने दिया होगा बट क्वालिफाई नहीं होंगे वो भी आएंगे। तो होपफुली 1000 से ऊपर लोग तो नेट क्वालिफाई ऐसे होंगे जो फाइट करेंगे। और आपको सीट्स का पता है जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपना कंपटीशन एक एक क्वेश्चन पे है। हमें एक एक क्वेश्चन में, जैसे आप बाकी एग्जाम्स की बात करें, इवन नेट की बात करें, तो हम कह देते हैं कि सी पार्ट है, 60 क्वेश्चन है, 20 कर लो, ठीक है, काम चल जाएगा। दोनों बातें चाहिए, स्पीड भी चाहिए क्योंकि एक पेपर में मैथमेटिक्स के 150 क्वेश्चन आएंगे जो 75 मार्क्स का है। स्पीड भी चाहिए, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा कहीं कहीं फॉर्मूलाज हैं तो याद करने वाली बात भी होनी चाहिए। जैसे मैं बच्चों को कई बार कॉम्प्लेक्स में मैं नॉर्मली एग्जांपल बता के दिखाऊं तो जैसे आप कॉशी सीआर इक्वेशन, कॉशी रीमान इक्वेशन पढ़ते हैं तो मैं कुछ इस प्रकार से बोल देता हूं। जैसे जैसे सपोज ऐसा है, थोड़ा सा आपको, ये मुझे आज भी फॉर्मूला याद है। जैसे इसको जब मैंने पहली बार पढ़ा कि दोनों एक जैसे से दिख रहे हैं, वो ठीक है, आर वो इधर इधर ले जाता है बट वो इस टाइप के 4 ऑप्शन दे देगा कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसको आप प्रूव तो करने लगोगे नहीं वहां, तो वहां तो आपको इसको देखते ही स्ट्राइक करना पड़ेगा।
जैसे मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे बेसल्स हो गया या कुछ इस प्रकार के हो गए, तो अपने को याद कर, मतलब कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो अपने को ध्यान भी रखने पड़ेंगे। तो इसको जैसे लिए मैं नॉर्मली बोलता रहा, यू आर मतलब तुम, वी आर मतलब हम। अगर जीवन में कामयाब होना है, यू आर लोगों की पॉजिटिव चीज देखो। अब देखो मैंने गलती से माइनस लगाया तो उसी टाइम मुझे पता लग गया, वी आर अपनी नेगेटिव चीज देखो। अगर लाइफ में कामयाब होना है तो यू आर लोगों की पॉजिटिव चीज देखो, वी आर अपनी नेगेटिव चीज देखो। मतलब आपको कंसेप्ट के साथ साथ, आपको जैसे नेट क्वालिफाई करने के लिए जब हम नेट में पढ़ते थे तो हर चीज हमें कंसेप्चुअली पढ़नी पड़ती थी। यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगी कुछ रिजल्ट्स, क्योंकि 153 आवर्स हैं। 150 मतलब हर एग्जाम की डिजाइन अलग अलग होती है, तो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ कुछ ऐसी भी है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि कंपटीशन नहीं है, आप ये सोच लो कई आईआईटीएंस भी हैं इसमें। क्योंकि आप ये देख लो ना कि 2014-15 से पहले तो आईआईटीज में लोग कम जाते थे। आईएम 2014 में खुला था और उसके बाद से ही आपने रैंक देखे हैं कि किस प्रकार के आए हैं। वो जो आईआईटीज वाले बच्चे हैं वो भी हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसके साथ सिलेबस एकदम हाथों हाथ मिलता है, उस टाइप के बच्चे भी हैं। और कई बच्चे इवन ऐसे भी होंगे जो कुछ सालों से एमएससी को टीच कर रहे हैं, कुछ बीएससी को, कुछ के पास न्यू न्यू एक्सपीरियंस है नेट क्वालिफाई का, कुछ को 4 साल हो गए हैं बट टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो हर टाइप के स्टूडेंट हैं। बट अब वो डिपेंड करता है कि, क्योंकि इस बात को भूल जाइए, रियल आपको है नहीं। आपके पास सिलेबस में अगर बात की जाए कि कॉम्प्लेक्स, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो नेट वाले मानते हैं कि हमें आते हैं, बट इसके टोटल टॉपिक है 20। ये 4 टॉपिक है, ये मैं मान के चलता हूं कि ये हम सबको आते हैं, और ये इवन हम भी लास्ट में ही पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ाएंगे नहीं, बट ये नेट वालों को ऑलरेडी आते हैं या नेट वाले इसमें कंफर्टेबल हैं। ऑब्वियसली बात है, ये पार्ट आपको दे भी ग्रेजुएशन वाले पार्ट में दे रखा है। ग्रेजुएशन जहां आपने नेट के इस प्रकार के क्वेश्चन हैंडल कर लिए हैं, तो वहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस तो आप बहुत आराम से डील कर पाओगे। उन क्वेश्चंस में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अब बात है पहला पार्ट। एक बार सिलेबस दिखाना थोड़ा, एक बार थोड़ा सिलेबस दिखाओ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसे। जैसे मैं अगर सिलेबस की बात करूं तो आरपीएससी में ये पहला पार्ट दिख रहा है, डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल कैलकुलस, और ये पूरा ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर की ये बुक्स हैं। ऑब्वियसली बात है, अब डिपेंड करता है कि इसे करना भी है और थोड़े जल्दी टाइम में भी करना है। ऑलमोस्ट हम मान के चलें कि 15 टॉपिक, 15 क्वेश्चंस आएंगे हर में से, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है 15, वो 12 भी कर, जैसे लास्ट टाइम में पहले 2 टॉपिक्स को मिला दिया जाए, मैं सॉरी पहले 2 को मिला दिया जाए, पोलर और डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल कैलकुलस को, तो 27 क्वेश्चन आए थे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 15 ही आ रहे थे, 13, 14, 15, 18 इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो एक तो पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमने नहीं पढ़ी होती है नॉर्मली, ये फर्स्ट ईयर में आई है, क्योंकि आप जितने भी नेट क्वालिफाइड हैं, जब ये बुक स्टार्ट हुई थी उस समय तक आप फर्स्ट ईयर को क्रॉस कर चुके थे। और इसमें अब रेक्टिफिकेशन, मल्टीपल इंटेग्रल, जिसने हो सकता है एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की हो, तब तो उसने रेक्टिफिकेशन, मल्टीपल इंटेग्रल एंड एप्लीकेशन पढ़ी होगी। अदरवाइज ये आईआईटी जैम वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, बट नेट वालों ने इनको नहीं पढ़ा होगा। एक तो हमें इसको पढ़ना भी है, मतलब डिटेल में भी जानना है, और क्या उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड है, और शॉर्टकट भी हम लॉजिकल भी पढ़ पाए। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं हर चीज रट्टा मारने से वहां होगी। अगर मान लो आपके पास 20 रिजल्ट्स हैं, 20 रिजल्ट को तो आप रट्टा नहीं मार सकते। अगर आप 20 के 20 को समझ जाओ और उनमें से 3-4 ऐसे हो जो आपको लगे कि समझ तो आ गए, बट उसे ध्यान रखना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी हो सकता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी सी गलतफहमी है कि ऐसे तिकड़म में बना लेता था, तो हम इसका भी यूज करेंगे, खुला यूज करेंगे। मतलब इस एग्जाम के, अब आप में से कई मुझसे अभी जैसे बैच है तो इसमें नेट पढ़े हुए हैं, उनमें हम कभी ऐसा नहीं काम करते थे, बट इस एग्जाम की डिमांड अलग है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में मैं जब हर चीज का डिटेल में बताता हूँ और तिकड़म मेथड भी बताता हूँ कि ऑप्शन से जाना हो तो कैसे जाना है। मतलब हर ऐसा एग्जाम जहां पर थ्रोट कट कंपटीशन है, यानी गला काट कंपटीशन है, वहां पर मुझे एक एक चीज को हमें अपनाना पड़ेगा।
मतलब अपने साथ हर अस्त्र होने चाहिए। मतलब कंसेप्ट तो आपके साथ होने ही चाहिए, बट कई चीज है कि आपको कंसेप्ट पता है बट वो एक पेज सॉल्व करके आएगा, तो उस क्वेश्चन को इवन छोड़ना भी समझदारी है। 150 क्वेश्चन और टारगेट बना के चलना है अपने को, 130 क्वेश्चन अपने वहां पर होने चाहिए। 130 का मतलब है वहां पर 125 प्लस तो ठीक होने चाहिए। मैथ वाले बच्चे जो करेंगे, ऑब्वियसली मान के चल रहा हूं उसे गलत नहीं करेंगे, ये भी मान के चल रहा हूं मैथ्स वाले। और जीके तो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। एक तो ये है जीके तो रोज की, वो जीके भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे वैसे, बट जीके भी पढ़ना साथ साथ शुरू कर दें। मैं फिर कह रहा हूं कंपटीशन बहुत तगड़ा है। जो पिछली बार टॉपर के जीके में मार्क्स थे 50 में से, वो 33.85 थे फर्स्ट 2 रैंकर्स के, और थर्ड रैंक के 30 पॉइंट कुछ थे। वही 25वें रैंक के 7 पॉइंट कुछ थे, अगर मैं जीके की बात करूं तो। यानी जीके में 25 से ऊपर नंबर लेना अच्छी बात है, और आज से हम कर दें तो हम अगर 25-30 तक पहुंच जाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों की हम मानते हैं जीके कमजोर होगी, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको हर चीज को तवज्जो देना है, ये नहीं कि आप मान के चलो अरे मैं तो नेट क्वालिफाइड हूं। भाई जो तेरे साथ बैठा है ना वो भी नेट क्वालिफाइड है, वो भी नेट क्वालिफाइड है। हो सकता है तुम दिसंबर के हो, वो अगले जून का हो। तो बिल्कुल भी इवन किसी को भी लाइटली लेना ही नहीं है कि कौन कैसा है कौन। कोई हो सकता है एक्सपीरियंस होल्डर है, कोई करंट में पढ़ा हुआ है, किसी को 2 साल हो गए हैं। बिल्कुल भी लाइटली लेना ही नहीं है, मतलब आज से ही शुरू हो जाना है, ठीक है ना। कोई ऐसा होगा जो पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अगर मैं थर्ड की बात करूं, 3D ज्योमेट्री में पहले 2 पार्ट तो हैं, पहले 2 पार्ट तो हैं, और वैसे तो आसान आएंगे, बट हमें कोशिश करनी है इस पहले 2 पार्ट की। मैं AIEEE IIT तक तो आपको ले जाऊंगा प्लेन और स्ट्रेट लाइन में, ये है 11th-12th का पार्ट। और बाकी जो 4 पार्ट हैं वो हैं ग्रेजुएशन के, जो आपकी ग्रेजुएशन की बुक में थे। और ग्रेजुएशन की बुक के वैसे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फिर भी उसे कैसे करना है वो एक बार देखेंगे। वेक्टर कैलकुलस जो आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, और IIT जैम वाले इसे जैम में पढ़ चुके होंगे। अभी तक ऊपर वाले चारों पार्ट में से नेट वाला कोई नहीं पढ़ता है। ऊपर करें, अब ऊपर करें एक बार, जरा एक बार सिलेबस देख लें बच्चे, ताकि आज संडे को मैं इसलिए स्टार्ट करता हूं कि जैसे आप में से जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो जानते ही हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि संडे को जो बैच स्टार्ट करते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमारी कोशिश है कि 50% सीट हम ले लें। जैसे कि लोग नॉर्मली RU MSc एंट्रेंस या कहीं भी किसी भी बैच में होते हैं, तो जैसे एक बच्चे ने कंप्लेन कर दी थी एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि हमें लगता है कि IIM वाले पेपर लीक करवाते हैं। तो बस मैं वही चाहता हूँ कि इतने सिलेक्शन हो कि बच्चे वही कहें कि ये IIM वाले पेपर लीक करवाते हैं। तुम पढ़ो इतना, हम उतना पढ़ाएं कि ऐसा ही लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंस्टीट्यूट से इतने रिजल्ट आ रहे हैं। फिर वहाँ पर प्रोफेसर ने कहा अच्छा आपके पास कोई सबूत है? कह रहे सबूत तो नहीं है, बट इतने सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। आप इवन किसी भी एग्जाम में देख लें, अगर बच्चे पढ़ेंगे और टीचर पढ़ाएंगे तो रिजल्ट तो स्टूडेंट्स का ही आना है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बच्चा फिर भी कंफर्टेबल होता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, बट इसे मॉन्ग्स मेथड या कई मोंगे कहते हैं, जो भी है। मैकेनिक्स जो कि आपका ग्रेजुएशन का है, इसे फिर IIT जैम और नेट में नहीं पढ़ा होगा। जिसने MSc एंट्रेंस की तैयारी की होगी, अब उसने किस प्रकार पढ़ा है वो डिपेंड करता है, बट अब तो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। आगे दिखाएं। तो ये रहा 8th, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में मैं निश्चिंत हूं, बट फिर भी पढ़ना है। बट इन तीनों के बारे में IIT जैम वाले को नहीं बोल रहा हूं। हो सकता है उसने ऑब्वियसली नेट क्वालिफाई किया है तो उसने पढ़ के तो गया होगा, बट इन तीनों के बारे में हम निश्चिंत हैं। बट ये 3 ऐसे हैं जो हमारा बहुत समय बचाएंगे, ये 3 हमारा समय बचाएंगे। यानी इन 3 में से अगर मैं 45 क्वेश्चंस बोल रहा हूं तो समझ लीजिए इन 3 को मुझे 30 मिनट में तो करना ही पड़ेगा। 30 मिनट से पहले ही करना पड़ेगा, से डायरेक्ट टिक करने वाले होंगे। अगर हम नेट जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो अब यहां पर तो केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल आएगा, और इसको हम 30 मिनट में नहीं कर पा रहे तो हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। सेकंड पेपर दिखाओ। अब सेकंड पेपर जिससे किसी का कोई वास्ता नहीं, थोड़ा बड़ा कर दीजिए।
और ये है सेकंड पेपर, और ये नॉर्मली डिसाइड करेगा कौन क्या करेगा। स्पेशल फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन आईआईटी जैम वालों ने जरूर पढ़ा होगा और एमएससी एंट्रेंस वालों ने पढ़ा होगा। उसके अलावा एमएससी जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है उन्होंने वो बड़े बड़े प्रूफ तो किए हैं, बट अब थोड़ा सा अप्रोच कोशिश की जाए कि किसको याद रखना है, किसको कैसे याद रखा जाए, या कौन से वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो स्पेशल फंक्शन, इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म, ये दो बुक्स थी जो आपको प्रीवियस में लगती है। ऊपर डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल इक्वेशन, जहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आईई वगैरह है। मीट्रिक स्पेस और टपोलॉजी भी कई बच्चे इवन नेट की तैयारी भी करते हैं तो भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये भी आपके लिए एक नया ही टॉपिक है। तो तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अभी तक कंपटीशन अप्रोच से नहीं पढ़े हैं, चारों सॉरी। हाँ, वोल्टेरा और वो तो पढ़ा है, इंटेग्रल इक्वेशन और सीओवी। तो ऊपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री, अब इसको भी कंपटीशन अप्रोच से पढ़ना है। टेंसर, ये भी दोबारा नया टॉपिक ही है। आगे मैकेनिक्स, ऑब्वियसली बात है नया टॉपिक। न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस कई तो पढ़ते हैं नेट में, बट नेट में इतना नहीं है जितना ये है। ये पूरा ग्रेजुएशन की बुक है। अब उस पूरी ग्रेजुएशन की बुक में से आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच में करना है ताकि टिक कर सकें हम आराम से। फर्स्ट सेकंड ग्रेड वाले जरूर इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी होती है और ये फर्स्ट ग्रेड का ही सिलेबस दे रखा है एनए में, और उन्होंने इस क्वेश्चन के साथ हमेशा डील करते रहे हैं, तो वो जरूर इसे पढ़ा पाएंगे। ऑपरेशन रिसर्च ऑब्वियसली बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड जैसा है, बट दो टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है वो है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड और इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और नेट वाले केवल इसमें पढ़ते हैं सिंप्लेक्स मेथड। और अगर पढ़ेंगे तो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ लें तो अलग बात है, वरना नहीं होता। और लास्ट टॉपिक जो सबसे ही अलग है वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा बड़ा कर दें एक बार। इसमें फर्स्ट ग्रेड वालों ने तो थोड़ा तो पढ़ा होता है, बट इसमें जो आखिरी दो टॉपिक हैं लास्ट बार उसमें से 33 क्वेश्चन आए थे। मतलब ओआर और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से मिला के से मिला के 33 क्वेश्चन आए थे, जिसमें प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम जिसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपका 11th-12th वाला है। एक्सपेक्टेशन, मोमेंट्स क्यूमुलेंट्स होते हैं, ये कुछ स्क्यूनेस कर्टोसिस से रिलेटेड। जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चन हैं। और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, तो इनका मिला के 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पार्ट बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमपैट का एग्ज़ाम, यानी उसका क्या होता है, प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो उस समय बच्चे इनको नहीं करके आते थे और मेरे पास एक एज थी, मैं इसको भी करके आया था। तो इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी नॉर्मल आते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों को स्टैटिस्टिक्स का पेपर बनाना है, तो ये भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पर अगर आप इसमें समय बचाकर इस 15-18 में से सारे क्वेश्चन कर पाए, या एक दो रह गया तो जो भी है सारे क्वेश्चन कर पाए, तो ये भी अपने आप में एक एज रहेगी। तो ये एक हमारे लिए और एक नया टॉपिक है। तो और हमने जो प्लान किया है, एक बार थोड़ा हटा दें फिर दोबारा इसको लगा दें, थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से पढ़ाने का। जो अभी हमने फिलहाल कल प्लान किया था कुछ इस प्रकार से पढ़ाने का। सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आईआईटी जैम के भी क्वेश्चंस बहुत अवेलेबल हैं और ग्रेजुएशन में भी, एमएससी एंट्रेंसेस में भी बहुत हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद इसी से रिलेटेड थोड़ा सा होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वो पढ़ा दिया जाएगा। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट बुक पहले पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कह लो, मैथमेटिक्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर कह लो, या सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर कह लो।
डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद पढ़ा दिया जाएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम सबसे पहले उन टॉपिक्स पे नहीं आएंगे जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी वहां पढ़ चुके हो। ये टॉपिक भी आपने कुछ ने ग्रेजुएशन नेट में पढ़ा होगा, बट नेट में पूरा वो नहीं है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो पूरा आपके पास ग्रेजुएशन पूरी दे रखी है। फिर उसके बाद ओडीई पेपर नंबर 2 में, फिर ओडीई पेपर नंबर 3 की पढ़ा दी जाएगी आपको। पेपर नंबर 3 जिसे आप एमएससी कह रहे हो, फिर पीडीई पेपर नंबर 2 की, फिर पीडीई पेपर नंबर 3 की, और पीडीई के बाद ही इंटेग्रल इक्वेशन हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ओडीई एंड पीडी में यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, बट हमने उसको यहाँ पर जो सेकंड पेपर है उसमें दिखाना एक बार, जो एंड में दिखाया था, सेकंड लास्ट में दिखाया था, पीछे वाला न, पीछे ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटेग्रल इक्वेशन लिखा है इन्होंने सिर्फ, हटा दो। ओके, फिर इसके बाद और क्या होता है, टेंसर एनालिसिस में आएंगे। फिर मैकेनिक्स में आएंगे, और लास्टली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये पैटर्न रहेगा आशुतोष सर का। ये ऑब्वियसली सेकंड पेपर है, ये पेपर थर्ड है। न्यूमेरिकल एनालिसिस थर्ड पेपर है ना? हाँ, थर्ड पेपर है। पिछली बार इसमें से क्वेश्चन कम आए थे, 10 के आसपास आए थे, तो किसी और में बढ़ गए थे, तो इनमें वही स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च में पेपर बढ़ गए थे। अपने को एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से, ये हम मान के चलते हैं कि बच्चों को आता है, बट स्टिल इसे करवाया जाएगा, बट ये फिर भी बच्चे को आता है। और यहाँ पर इस सेकंड पेपर के साथ यहाँ पर चलेगा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, जो आपका थर्ड पेपर है। पिछली बार इसमें से 16-17 क्वेश्चन आए थे कुछ। फिर उसके बाद चलेगा ऑपरेशन रिसर्च, जो कि ऑब्वियसली थर्ड पेपर है। देन उसके बाद चलेगा डिफरेंशियल एंड इंटेग्रल कैलकुलस, जो पेपर नंबर 2 है। पोलर, 3D, फिर इस प्रकार चलेगा। देन स्पेशल फंक्शन, इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म, ये चलेगा। देन उसके बाद देख लेंगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ाना है या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाना है, जो भी होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपका टॉपिक चलेगा। वो अलग बात है, इन्होंने ये जो हमने लिखे हैं, ये तो इन्होंने अलग अलग मेंशन किया है, बट इस सबको एक ही में मेंशन कर दिया। इस प्रकार से एक ही में मेंशन किया हुआ है, वो मैंने अलग अलग लिख दिया। मैं इसलिए लिख दिया कि पहले ओडी ही कंप्लीट करेंगे, फिर पीडी ही कंप्लीट करेंगे, फिर आई। एक बार जब ओडी पढ़ाने लगेंगे तो पहले ओडी ही पढ़ाएंगे, फिर पीडी कराने लगेंगे, फिर पीडी के साथ आई करवाएंगे। वो इन्होंने नेमिंग के हिसाब से ये 3 दिए हुए हैं, जो यहाँ आपको 5 दिख रहे हैं। तो अच्छा, यहाँ बीच में सॉरी, मीट्रिक स्पेस एंड टोपोलॉजी, सॉरी, तो आप देख रहे हो आपके पास रियल नहीं है, केवल ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, 1 2 3, और आप कहना चाहो तो ओडी और पीडी कह लो। ये टॉपिक आपके नेट के हैं ऑलरेडी, बाकी ये सारे टॉपिक आपके नेट के नहीं हैं, जो आपको पढ़ने हैं, और पढ़ने चाहिए। अब एक बार
तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। आज तो हमारी बेसिकली क्लासेस तो नॉर्मली एग्जैक्ट क्लासेस तो कल से स्टार्ट हो गई। आज मैं स्टार्ट तो कर देता हूँ, क्योंकि हम संडे को इसलिए भी आते हैं कि एक बार संडे से स्टार्ट किया हुआ रिजल्ट अच्छा रहता है। कई बार होता नहीं है, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा कि सचिन हमेशा पहले लेफ्ट पैड ही पहनता है, तो ऐसा थोड़ा सा सुपरस्टिशियस होने में कोई बुराई नहीं है। कईयों को होता है कि गुरुवार को पीले कपड़े पहनने से ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। अपने देखो स्टार्ट तो करना ही है, संडे को स्टार्ट करो या मंडे को। अगर थोड़ा सा सुपरस्टिशियस होके काम सब सही चल रहे हैं तो कोई बुराई भी नहीं है। अगर संडे को स्टार्ट करने से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो कहाँ बुराई है। हाँ, मैथ्स के पेपर 1 और 2 है, मेरे लिए 2 और 3 है। मतलब मैं पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 कह रहा हूँ। पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 जो आपके लिए मैथ्स का 1 एंड 2 है। तो एक बार ये चाहे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपके लिए पेपर 1 एंड 2 है। मैथ्स के अकॉर्डिंग देखूं तो पेपर 1 एंड 2 है, और मैं पेपर वाइज देखूं तो पेपर 2 एंड पेपर 3 है। ठीक है ना, मैंने वो पेपर 2 एंड 3 लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है। तो इस लीग पे लेके हम पढ़ेंगे। तो मैं करने वाला हूं इसे रब। यहाँ पर सॉरी मैं ये लिखना भूल गया था। तो मीट्रिक स्पेस और टपोलॉजी भी आपने चाहे रियल के हो, बट तो ये जो चीजें हैं ये समय काफी बचा सकती है आपका। तो एक बार जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, एक बार उसका सिलेबस बच्चों को एक बार दिखा दें। लास्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। थोड़ा एक बार बड़ा कर दो। ठीक है, चलो रहने दो। तो स्टूडेंट ये अपने पास सिलेबस है। इसमें प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पेपर में क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, चाहे आप एमपैट ले लो, पुराने पेपर ले लो, या कोई भी। तो जहाँ भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जितने भी, हम कोशिश करेंगे सारे हैंडल करें। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम मतलब इनवर्स प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है स्टैटिस्टिक्स। पहले वाला पोर्शन प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी जानने के लिए जो प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा परम्यूटेशन यूज होता है, जो कि पूरा परम्यूटेशन नहीं है, जैसा कि हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड में जो पूरा परम्यूटेशन कराते हैं वो नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट है यहाँ सिलेबस। और हमारे पास मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी देखे, प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन आते हैं। तो जितना प्रोबेबिलिटी में मुझे परम्यूटेशन की ज़रूरत है, पहले मैं उतना परम्यूटेशन कराऊंगा। उसके लिए हो सकता है 1 से 2 दिन लग जाए, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जैसा प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी उसके बाद वाले टॉपिक थोड़े अलग हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के हैं। ठीक है, तो हमने इसीलिए जानबूझ के ये स्टार्ट किया कि अगर हम पहले, ऑब्वियसली आप में से कोई नहीं चाहेगा कि पहले सर लीनियर कॉम्प्लेक्स अलजबरा पढ़ाओ, होपफुली कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा ना। कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि अलजबरा पढ़ा दो सर, लीनियर अलजबरा पढ़ा दो, कि कोई ऐसा बच्चा भी है? होपफुली नहीं कहेगा कोई। हाँ, नो सर। हाँ, तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि वो वाले टॉपिक्स पहले पढ़ाए जाए, क्योंकि वो वाले टॉपिक या तो सब जानते हैं और या सब पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो एक बार हटा दीजिए। सो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो अपने अपने फेवरेट भगवानों को याद कर लो, जिसके जो जो फेवरेट है। सो कम टू मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ओके। इसमें हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक वो है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूं, मैं प्रोबेबिलिटी के बीच में परम्यूटेशन भी कराऊंगा जो हमें जरूरत है। पहला टॉपिक मेरा है प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी होती क्या है?
इसे हिंदी में वैसे आप प्रायिकता कहते थे, प्रायिकता। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होती क्या है, अगर हम इस पे बात करें। देखिए स्टूडेंट, कोई भी इवेंट है, मतलब चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने का जो चांस है उसे उसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। जैसे सपोज कीजिए मैं एक डाइस फेंकता हूँ, डाइस फेंकता हूँ तो डाइस में या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये पूरे पॉसिबल केसेस हैं किसी भी इवेंट के होने के, इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। मैं एक एक डेफिनेशन लिखाऊंगा। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं। जैसे कि आप 3 सिक्के उछालते हो, 3 सिक्के उछालते हो और आप कहते हो अगर मैं 3 सिक्के उछालूं तो क्या क्या हो सकता है? पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, लाइक दिस, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। इस प्रकार के जो केसेस हैं वो जितने भी बनेंगे, वो चाहे 8 बने या कितने भी बने, वो सारे केसेस का जो सेट बनेगा उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? चांस ऑफ अकरेंस of any event, chance of occurrence of any event is called its probability. Chance of occurrence of any event is called its probability. किसी भी इवेंट के होने का जो चांस होता है उसे उसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। सो एंड इट इज डिनोटेड बाय, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is denoted by P of A। अगर मैं एक ही प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट उसे P of A से डिनोट किया जाता है। किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने की संभावना जो होती है उसे उसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जिसे P of A द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर मैं इसी में सेकंड डेफिनेशन की बात करूं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस का क्या मतलब होता है? कोई भी आप इवेंट कर रहे हो, कोई भी इवेंट, चाहे आप डाइस रोल कर रहे हो, उछाल रहे हो, सिक्का उछाल रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, कहीं से कुछ चूज कर रहे हो, तो जितना भी पॉसिबल केसेस हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, उन केसेस का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। द सेट ऑफ all possible cases of an event, set of all possible cases of an event is called sample space। set of all possible cases of an event, किसी भी इवेंट के सभी पॉसिबल केसेस का जो सेट बनता है उसे उसका सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रोल अ डाइस। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो जैसे कहेंगे, सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, अ मैन हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछने से पहले आपको सैंपल स्पेस बता देगा। अ मैन हैज 2 चिल्ड्रन, एक आदमी के 2 बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि उसकी कम से कम एक लड़की होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद स्टार्ट होगा, बट उससे पहले ही वो आपको बता चुका होगा कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं।
एक बच्चा कह रहा क्या मीडियम हिंदी नहीं होगा क्या? क्या चाहते हो? हिंदी हिंदी मीडियम कैसे होगा मतलब? हम्म? हिंदी मीडियम होता है क्या? आपने एमएससी इंग्लिश मीडियम में कर ली है, अब जो नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन है वो मतलब मैं ऐसे तो हिंदी बोल रहा हूँ ना, ये वाली हिंदी होगी। हाँ भाई स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं। अब ये जो टर्मोलॉजी है ये तो इंग्लिश में चलेगी ना। क्या क्या चाहते हो बताओ एक बार। हाँ स्टूडेंट्स, हिंदी में लिखा हूँ क्या? हाँ इंग्लिश में, वही तो। इफ वी रोल अ डाइस, जैसे मैं एक डाइस रोल करूं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? जैसे मैंने डाइस रोल किया, या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन, या चार, या पांच, या छह। इसके अलावा तो कोई केस ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक डाइस रोल करता हूं तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हुआ? यही तो हुआ। डाइस रोल करने में उसके बाद मैं जब सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं, सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल केसेस। इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर मैं डाइस रोल करता हूं इन्हीं में से कुछ ना कुछ होने वाला है। आप जैसे निशाना मारने वाले हो, या तो लगेगा या नहीं लगेगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा? ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉसेस 3 कॉइन्स, और हाँ एक चीज और, मैथमेटिक्स में एक ही क्वाइन को 3 बार उछालो या 3 क्वाइन एक साथ उछालो, वो सैंपल स्पेस साथ ही बने, एक जैसा ही बनेगा। जैसे क्या है, इफ वी टॉसेस 3 कॉइन्स तो क्या होगा? हेड हेड हेड। और किसी को बनाने में प्रॉब्लम हो तो देखो मैं सैंपल स्पेस बनाने का तरीका बता देता हूं। सो आप ना दो का बना दीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर दोबारा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एक बार सबके आगे हेड लगा दीजिए और यहां सबके आगे टेल लगा दीजिए। ये 8 केस हो गए। किसी को ऐसा नहीं करना है तो एक चीज सुन लीजिए, एंड का मतलब, जो मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है प्रोबेबिलिटी का, उस एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन लॉ एंड। और या जिसे आप इंग्लिश में और कहते हो, उसका मतलब होता है प्लस। जैसे देखिए, जैसे अगर आप 3 क्वाइन टॉस करते हो, पहला क्वाइन टॉस करोगे हेड आएगा या टेल, एंड, एंड मतलब मल्टीप्लाई। दोबारा क्वाइन टॉस करोगे, हेड आएगा या टेल आएगा, एंड दोबारा क्वाइन टॉस करोगे, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप 3 सिक्के उछालते हो तो पहले सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा, एंड दूसरे सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा, एंड तीसरे सिक्के में हेड आएगा या टेल आएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसको करेंगे तो क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो क्या बना? हेड हेड। अब आप बिल्कुल वैसा ही एक बार सबके आगे h मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार सबके आगे t कर दीजिए। तो ये 8 केसेस हैं। वैसे भी 8 केस बनने हैं, क्योंकि पहली बार सिक्का उछालोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, हेड आएगा या टेल आएगा, एंड दोबारा सिक्का उछालोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है, एंड दोबारा सिक्का उछालोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। सो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई? आपके पास 8 आ गई। तो सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने हुए? 8 हुए, अगर आप 3 सिक्के उछालते हो। अगर आप 3 सिक्के उछालते हो तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो भी आप इवेंट कर रहे हो, चाहे 2 सिक्के उछाल रहे हो, पासा उछाल रहे हो, जो भी कर रहे हो,
उसमें टोटल पॉसिबिलिटीज जो होती है, टोटल आउटकम्स होता है, उसका जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम कर रहे थे। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या होता है? टोटल सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, टोटल सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, उनमें से मेरे फेवर में कितने हैं, उनमें से मेरे फेवर में कितने एलिमेंट हैं, उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को किस प्रकार डिफाइन किया गया है? बट ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ये डेफिनेशन तब होती है जब हर इवेंट इक्वली प्रोबेबल हो। इसका मैं आपको अभी मतलब समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, जैसा आप बुक्स में डेफिनेशन देखते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। इसका मतलब है टोटल सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, उनमें से मेरे फेवर में कितने केस हैं, इन दोनों में कितने एलिमेंट हैं, उनको डिवाइड कर दीजिए, आपको ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे मैं कहूं तो इफ वी रोल अ डाइस, अगर मैं डाइस रोल करूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अगर मैं इसी से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूं और मैं कहूं इफ वी रोल अ डाइस, if we roll a dice, find the probability, find the probability of getting a number greater than 4, find the probability of getting a number greater than 4। सपोज कीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा, सपोज कीजिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा, तो जैसे ही उन्होंने बोला इफ वी रोल अ डाइस, तो अपने को पता लग जाना चाहिए कि अपने सैंपल स्पेस में, अभी तो मैं वैसे ऐसा लिख रहा हूं, अब जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम डायरेक्ट भी देख लेंगे कैसा होगा। तो जैसे उसने कहा इफ वी रोल अ डाइस, मेरे दिमाग में आएगा या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। ये सैंपल स्पेस है। अब वो इवेंट क्या बोला हुआ है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो इनमें ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो यानी टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट है 6, जो मेरा रिक्वायर्ड इवेंट है उसमें एलिमेंट है 2, उसमें एलिमेंट है 2। तो मेरी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/6। इसका मतलब टोटल 6 केसेस में से 2 केसेस मेरे फेवर में है, 2 केसेस मेरे फेवर में है। यानी मेरे को अगर नंबर 4 से बड़ा लाना है तो वो मेरा ऑब्टेन करने का जो चांस होगा वो कितना होगा? 3 बार काम करूंगा तो शायद 1 बार होगा, यानी 1/3। यानी टोटल 6 में से 2 केसेस मेरे मतलब के हैं। सो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं सीधा सीधा डेफिनेशन लिखूं तो ये ऐसी होती है। बट इस डेफिनेशन में थोड़ी सी फॉलेसी है। इस डेफिनेशन में जो हल्की सी कमी है वो मैं आपको अभी बताता हूं। नॉर्मली हम बुक्स में पढ़ते हैं डेफिनेशन यही है। जैसे एक बार मैं दोबारा सेम क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ वी रोल या टॉसेस 3 coins, if we tosses 3 coins, जैसे 3 कॉइन बोला मुझे मेरे दिमाग में सैंपल स्पेस आ चुका है, मेरे दिमाग में सैंपल स्पेस आ चुका है। पहला कॉइन उछालने पर 2 केसेस है, हेड या टेल एंड। दोबारा सिक्का उछालूंगा तो 2 केसेस है, हेड या टेल एंड। दोबारा सिक्का उछालूंगा तो हेड या टेल, 8 केसेस है। अब उनमें से क्वेश्चन क्या बोलेंगे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 2 heads।
at least 2 heads. If we tosses 3 coins, अगर मैं 3 सिक्के उछालूं तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होगा मेरा, पहले 2 वाले लिख दो, ये आसान होते हैं 2 वाले लिखना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। दोबारा लिख दीजिए, एक बार सबके आगे हेड लिख दीजिए, एक बार सबके आगे टेल लिख दीजिए। तो टोटल सैंपल स्पेस में मेरे फेवर में 8 केस हैं, इनमें से टोटल 8 केसेस है, इनमें से मेरे फेवर में क्या है, कम से कम 2 हेड। और कम से कम का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। पर 3 बार क्वाइन टॉस करोगे तो 3 से ज्यादा हेड तो आ ही नहीं सकते, तो 2 या 2 से ज्यादा। तो ये 4 केसेस मेरे फेवर में हैं। हो सकता है कि कल के बाद उसे करने का कोई और तरीका भी आ जाए। कल मैं थोड़ा सा इसके बीच में परम्यूटेशन डालूंगा तो आप देखेंगे। तो अगर मैं अब उस इवेंट को लिखूं तो क्या होगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो ये 4 मेरे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, टोटल 8 में से 4 मेरे मतलब के हैं। टोटल इन 8 में से 4 मेरे मतलब के हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो अगले क्वेश्चन के साथ अब देखो, मैं क्या लिखना है और मुझे क्या लिखना चाहिए था। अभी तक ठीक है बिल्कुल, ये टोटल 8 है। अगर मैंने 3 सिक्के उछालता हूं, 3 सिक्के उछालता हूं तो ये 8 पॉसिबल केसेस हैं, जिनमें से ये 4 मेरे फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/8। बट क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है? तो बेसिकली डेफिनेशन जो है उसको इंप्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो लिखें, डेफिनेशन को इंप्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। इसको आप करेंगे एक बार, फिर मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या चेंजेस लिखने हैं। A man tosses a coin. A man tosses a coin. If head comes up, a man tosses a coin. एक आदमी सिक्का उछालता है। If head comes up, then tosses coin again once. A man tosses a coin. एक आदमी सिक्का उछालता है। If head comes up, अगर हेड आता है तो एक बार पुनः सिक्का उछालता है। अदरवाइज रोल अ डाइस वंस, नहीं तो पासा फेंकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हमारे साथ वाले भी कई होते थे, उनको प्रोबेबिलिटी में बहुत जोर आता था। बट मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस बार हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है किसी टॉपिक को भी छोड़ने का, इसलिए हमने जानबूझ के पहले सीधा इसी टॉपिक में आए हैं कि आपको एक तो इसके लिए बहुत टाइम मिल जाए एंड तक। एक बार सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस क्या कह रहा है?
बाकी तो सारे एक तरह के मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, सिर्फ ओआर और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के, जब मैथमेटिक्स जिनमें आप बचपन से डील करते आए हो, ये दो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक होते हैं। मैन टॉसिस अ क्वाइन, एक आदमी क्वाइन टॉस करता है, अगर हेड आता है तो दोबारा क्वाइन टॉस करता है, और अगर टेल आता है, अदरवाइज का मतलब जब टेल आता है तो एक बार पासा फेंकता है। तो सैंपल स्पेस एक बार सभी बनाएं, मैं 2 मिनट बाद सैंपल स्पेस बनाऊंगा, पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस बना दें। सैंपल स्पेस इसमें क्या है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड के बाद तो अगर हेड आ गया तो वो दोबारा, देखो इंसान ने क्वाइन फेंका, इंसान ने क्वाइन फेंका, क्वाइन फेंक के या तो हेड आएगा या टेल। अगर हेड आ गया, सपोज कीजिए हेड आया था, हेड आने के बाद उसने दोबारा क्वाइन फेंका होगा, और दोबारा क्वाइन फेंका होगा तो हेड के बाद या तो हेड आएगा या हेड के बाद टेल आएगा। तो हेड के बाद या तो हेड आएगा या हेड के बाद टेल आया होगा। क्या आप एग्री कर रहे हो इस बात से? भाई इंसान ने, हमें क्या बोला गया है, अ मैन टॉसिस अ क्वाइन, एक आदमी ने क्वाइन फेंका, क्वाइन फेंकने पे या तो हेड आएगा या टेल, बट इन्होंने बोला है अगर हेड आ गया तो दोबारा क्वाइन फेंकेगा, यानी हेड के बाद या तो हेड आया होगा या हेड आने के बाद टेल आया होगा। भाई इंसान ने फेंका तो अगर उसका पहले हेड आ गया तो दोबारा जब उसने क्वाइन टॉस किया तो हेड के बाद या तो हेड या हेड के बाद टेल, और या क्या होगा कि पहली बार में टेल आ गया होगा, और पहली बार में अगर टेल आ गया होगा तो टेल आने के बाद जब उसने डाइस फेंका होगा तो टेल आने के बाद या तो 1 आएगा, टेल आने के बाद या 2 आएगा, टेल आने के बाद या 3 आएगा, टेल आने के बाद या 4 आएगा, टेल आने के बाद या 5 आएगा, टेल आने के बाद या 6 आएगा। तो क्या यही सैंपल स्पेस है या नहीं? क्या यही सैंपल स्पेस है कि नहीं? स्टूडेंट ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस। अब मुझे टेल आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल? टेल इन केसेस में प्राप्त हो रहा है, तो बताएं टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए कितना वेरिएशन है, कोई 3/4, कोई 2/8, कोई 1/8, कोई 7/8। तो जो जिसने 7/8 बोला है मैं उससे वैसे नाराज नहीं हूं, बट नाराज नहीं होने का मतलब मैथ्स में आपको समझ आना चाहिए कि खुश होना भी नहीं है। सो देखिए, बिल्कुल जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन के अनुसार जो आप कहते हो कि सर देखिए टोटल 8 केस है, उसमें से 7 मेरे फेवर में है, बट ये देखिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बार सिक्का उछालने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है कि नहीं? टोटल 2 केस में से मेरे फेवर में केवल 1 है, एंड दूसरे क्वाइन में दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इस अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, क्योंकि पहले सिक्के में उछाला उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड सिक्का उछालने में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4, बट इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिक्का उछालने में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एंड पासा उछालने में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, 1/12, 1/12। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था, यहां पर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, 1/8 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले सिक्के में 1/2, एंड दोबारा सिक्का उछालने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एंड दोबारा सिक्का उछालने में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है वो इस प्रकार बंटी हुई है।
अब इन 8 में से मेरे केस में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, जो मिलके बन गई थी 4/8। भाई या तो ये आएगा, या मीन्स मैंने कहा था प्लस एडिशन लॉ, ये आएगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, या ये आएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, या ये आएगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तभी मैंने कहा था टोटल 8 में से 4 मेरे फेवर में है। वो डेफिनेशन मैं तभी कर पाऊंगा जब हर इवेंट इक्वली प्रोबेबल हो। अगर तुम्हें डाउट है तो चलो ऐसी बात है, शर्त लगा लेते हैं। मैंने शर्त लगाई कि भाई मान लो मेरा हेड आ गया, तुम्हारा टेल आ गया। अब मैं हेड के बाद हेड जल्दी ला सकता हूं, तुम टेल के बाद 1 जल्दी ला सकते हो। मेरा हेड के बाद हेड आना ज्यादा प्रोबेबल है, क्योंकि मुझे अगर सिक्का उछाल रहा हूं तो हेड आने का ज्यादा चांस है, क्योंकि केवल और केवल हेड और टेल ही तो 2 केसेस हैं। जबकि आपके बाद टेल के बाद 1 लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 वो 6 में से मेरे मतलब का एक है। यहां पर सारे इवेंट इक्वली प्रोबेबल नहीं है, तो वहां इस टाइप की डेफिनेशन नहीं चलती है। ये जो डेफिनेशन हम बचपन में 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, ये तभी कारगर होती थी क्योंकि वहां तो मजे की बात थी, सारे के सारे इवेंट इक्वली प्रोबेबल होते थे। वहां सारे के सारे इवेंट इक्वली प्रोबेबल होते थे, तो हमें कहीं भी समस्या नहीं आती थी। हम सीधा करते थे, टोटल 8 इवेंट हैं, उनमें से मेरे मतलब के 4 हैं, और मेरा आंसर आ जाता था 4/8 यानी 4/8। और अगर आप देखना चाहो तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही है। 1/4, 1/4, 1/2, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 6/12, 1/2, and 1/2 and 1/2 is totally 1। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे फेवर में क्या है, ये केस, ये 7 केस। तभी मैंने कहा था जिसने 7/8 बोला है मैं उससे नाराज नहीं हूं, क्योंकि उसने ठीक है इसके अकॉर्डिंग बोल दिया होगा। तो देखिए मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो हेड के बाद टेल आया होगा तब मेरा काम हो जाएगा, हेड के बाद टेल आया होगा तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, या टेल आने के बाद 1 आया होगा, या टेल आने के बाद 2 आया होगा, या टेल के बाद 3, या टेल के बाद 4, या टेल के बाद 5, या टेल के बाद 6। यही केस होगा तब मेरे फेवर में है। मेरे फेवर में केवल यही तो 7 केस हैं, बट उनकी प्रोबेबिलिटीज कुछ ऐसी है। जो असल में ऐसा होता है, बट नॉर्मली हम इसी प्रकार से इसे देखते जाते हैं। बट जहां पर सारे इक्वली प्रोबेबल हो तो चल जाता है काम। तो सीधा भाई 8 है, 4 मेरे मतलब के है 4/8, जबकि वो होता है इसकी मेरे फेवर में ये 3 केस है, ये 4 केस है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, दैट कंबाइंड गिव्स मी 4/8। और यहां पर प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी बनेगी, 1/4 प्लस 1/2, और एलसीएम इसका 4 आएगा तो कितना आ जाएगा, 3/4। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/4, यानी टेल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आएगी। केवल मैं आज कुछ नहीं, आज तो स्टार्टिंग थी, तो मैं केवल आपको सिर्फ आज प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही समझा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं आज। ठीक है ना? ओके, तो ऐसा है। अभी जब तक मैं ये नहीं बता रहा हूं कि टोटल प्रोबेबिलिटी, वैसे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। वरना फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि टोटल केस में से केवल ये मेरे मतलब का नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसकी प्रोबेबिलिटी हटा दोगे तो भी आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट स्टिल अभी तो मैं केवल डेफिनेशन समझ रहा हूं, मैं आपको वही बोल रहा हूं, केवल मैं आज अभी डेफिनेशन ही कर रहा हूं, थोड़ा डेफिनेशन क्लियर करने के लिए। तो सेम ऐसा क्वेश्चन देता हूं ताकि आप उसे कर पाए। सेम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, सेम एग्जैक्टली। अ मैन रोल अ डाइस, ऐसा क्वेश्चन एक बार कैट में आया था, कैट जो एमबीए के लिए होता है। अ मैन रोल अ डाइस if multiple of
if multiple of 3 comes up, then roll a dice again once. मैं फिर कह रहा हूं, आज मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस कैसा बनाया जा रहा है. मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखी है और सैंपल स्पेस केवल, आगे बाद में बढ़ूंगा. अ मैन रोल अ डाइस, एक आदमी डाइस उछालता है. इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, देन रोल अ डाइस अगेन वंस. अदरवाइज tosses a coin once. Otherwise tosses a coin once. Find the probability of getting a number greater than 3. Find the probability of getting a number. प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसे 3 से बड़ा नंबर प्राप्त हो चुका है. अब वो चाहे पहले डाइस में हो चुका हो चाहे दूसरे में, नंबर 3 से बड़ा प्राप्त हो गया है. ये टॉपिक जरूर डिफरेंस डालेगा. क्योंकि हमारे भी साथी कई होते थे जिन्हें मैथ्स में अच्छी कमांड होती है बट प्रोबेबिलिटी का फोबिया होता है. इसके लिए बच्चे को भी थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ेगा. इसलिए इसे स्टार्टिंग से करा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर पाए हम. सैंपल स्पेस बनाओ. सैंपल स्पेस बनाओ, इसका कोशिश करें क्योंकि आप इस चीज़ को तो समझ रहे हैं कि आप इनमें से 20 में से एक टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते हो. 15 क्वेश्चन है. छोड़ने का मतलब क्या है कि वो तो बाहर ही हो गए उस टॉपिक से. एक होता है उसके 2-3 क्वेश्चन नहीं होना, वो सेपरेट बात है. टारगेट बना के चलो कि 130 अटेम्प्ट होने चाहिए. करें. सैंपल स्पेस बनाओ. अभी इसमें मैं सी वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वरना तो मैं पीछे वाले क्वेश्चनों में भी 3C1 3C2 यूज़ कर सकता था. उसके लिए मैं कल पहले आपको जितना यूज़ होने वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो करा के फिर डेफिनेशन से आगे बढ़ूंगा. एक स्टूडेंट ने कहा 7/12. करें भाई जल्दी. गौतम, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि जिसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स वो मैथ्स में ऐसा. मैथ्स कईयों को बहुत अच्छा मैथ्स होता है बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक टॉपिक भी कम रखने की हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है. आप बात समझ रहे हो ना इस बात को? मेरी इस बात से तो इत्तेफाक रख रहे हो ना आप कि कोई भी एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते हो आप. सीट केवल 34 है. मुझे नहीं पता कि आपको वो एक चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 20 चाहिए. तो देखिए, अगर 3 का मल्टीपल आता है, डाइस रोल करने में 3 का मल्टीपल 3 और 6 ही होता है.
कहीं ये मत सोचना 3 का मल्टीपल तो सर 3 6 9, डाइस रोल कर रहे हो ना, डाइस में 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं। कहीं दिमाग में सोचो सर 9 आ गया 12 आ गया, तो 3 आएगा तो उसके बाद दोबारा वो डाइस रोल करेगा। भैया उसने अगर हो सकता है कि डाइस रोल किया, अगर 3 आ गया तो दोबारा डाइस रोल करेगा, तो 3 के बाद या तो 1, सारे पॉसिबल केसेस, सैंपल स्पेस का मतलब 3 के बाद या 2, 3 के बाद या 3, 3 के बाद या 4, 3 के बाद या 5, 3 के बाद या 6। मैं फिर कह रहा हूं, अभी मैं कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपना रहा हूं, क्योंकि अभी हम सिंपली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है और उसमें से एक्सट्रैक्ट करके प्रोबेबिलिटी काउंट ना करके ऐसे भी क्यों लिखी जाती है, कब लिखी जाती है। या 6 आएगा, 6 आ गया तो दोबारा उसे यही काम करना पड़ेगा। 6 आ गया तो उसे दोबारा यही काम करना पड़ेगा, यानी 6 के बाद दोबारा उसे डाइस रोल करना पड़ेगा, और दोबारा डाइस रोल करेगा तो 6 आने के बाद जब दोबारा डाइस रोल किया, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा केस नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, 3 का मल्टीपल पहली बार में नहीं मिलता, तो वो क्वाइन टॉस करेगा। तो 1 आने के बाद जब क्वाइन टॉस किया तो 1 के बाद हेड या 1 के बाद टेल मिलेगा। 2 आएगा तो 2 के बाद हेड या 2 के बाद टेल मिलेगा। 4 आएगा तो 4 के बाद हेड या 4 के बाद टेल मिलेगा। 5 आएगा तो 5 के बाद हेड या 5 के बाद टेल मिलेगा। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल अभी हम कर रहे हैं। अब देखिए अपने फेवर में क्या है, 3 से बड़ा नंबर प्राप्त हो गया। इस अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, मुझे बताओ स्टूडेंट्स। इस अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये जो मैंने 3,4 लिखा है, इस अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई इंसान पहले सिक्का पासा उछालता है 3 आएगा, एंड दोबारा पासा उछालता है 4 आएगा। इस अकेले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बिल्कुल सही कहा, नहीं नहीं 1/36 कैसे है इस अकेले इवेंट की। अच्छा सॉरी, पहली बार सिक्का पासा उछाला 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, एंड दोबारा पासा उछाला 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/36 इसकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36। भाई पासा उछालोगे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल 6 केस है, मतलब का मेरा केवल 3 है। 5 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/6। अरे 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है, 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6। तो ये 3, और यहां पर 4 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर प्राप्त हो गया है। इसकी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4, h की 4, h की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बिल्कुल सही कह रहे हो, 1/12। थैंक यू वेरी मच। 4 आने की प्रोबेबिलिटी है, डाइस रोल करूंगा तो 4 आने की है 1/6, एंड अब मैंने सिक्का उछाला, सिक्के में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 हो गया। 1 2 3 4 एंड 4/12 हो गया। 1/12 1/12 1/12 1/12, इन चारों की 1/12 थी, और इन 9 की 1/36 थी। तो कितना आ गया? 1/4 प्लस 1/3, एलसीएम आया 12, 7/12 is the answer. So 7/12 is the required answer. 7/12 is the required answer. जी स्टूडेंट्स, सो हम अपना जो सिलेबस है वो नेक्स्ट यानी कल से स्टार्ट करेंगे। कल से आपकी दोनों क्लासेस लगेंगी। आज हम सिर्फ संडे को इसलिए आए होते हैं कि वो जो आपको बताया था ना, एक लक्की वो रहता है, तो ठीक है। तो हम अपना टॉपिक वेक्टर कैलकुलस, जो कि एकदम मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ताकि आपको आराम से कंफर्टेबल जोन में रहो। और ये स्टैटिस्टिक्स भी कईयों को तो बहुत अच्छा लगता है, बट कईयों को जिनको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट लगता है, उसको भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस थ्योरम खत्म होने के बाद जो मोमेंट्स वगैरह आएगा, इसका प्योरली प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स का है, जिसे थोड़ा सा आप इजीली कर पाएंगे, बट हमें इसको भी नहीं छोड़ना है।
इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी 2-3 आ जाएंगे। बाकी कुछ फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो हम आराम से कर पाएंगे। तो हमारा टारगेट रहना चाहिए कि अपने को 125-130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी बात बनेगी। ठीक है, क्योंकि बाकी उस पर डिपेंड है कि आपकी जीके किस प्रकार की होगी। सो ठीक है स्टूडेंट्स, कल से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और हमारा टाइमिंग जो है आई थिंक 9 बजे ही रहेगा। सर हम क्लास टाइम चेंज कर सकते हैं क्या? हम मतलब मैंने कहा वैसे हम चेंज कर सकते हैं, पता नहीं, कोई और कोचिंग ज्वाइन करोगे तो चेंज हो सकता है, हम तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हो ये तो मतलब समझ आता है। देखो जनवरी से तो हम इसे इवनिंग कर देंगे, बट अभी इस मंथ का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जैम का जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो वो इवनिंग स्लॉट खाली हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है फीस कितनी है, इसके लिए ऑफिस नंबर पे बात करें, मैं वो जिक्र मैं करता नहीं हूँ कभी। ऑफिस नंबर आपको पता ही होगा। एक बार वो ओबीएस बंद करो, ओबीएस, ये ऑफिस नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कल से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और